हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टेस्ट का डिस्कशन। टेस्ट नंबर 7। सिलेबस है इसका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक इम्पोर्टेंट मेजर चैप्टर है जिसमें से बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। देखते हैं आगे चल के अपना ग्राफ किस तरफ जाता है। हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि नंबर में हर बार है ना इजाफा होना चाहिए, तो इस बार भी अपने इसी संकल्प के साथ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है who proposed the first form of life could have from existing non-living organic molecule। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करी है वो इवोल्यूशन के बारे में। देखो कंसेप्ट कहाँ से आया कि शुरुआत में वही बिग बैंग थ्योरी, देन लास्ट में इवॉल्व होते होते कहाँ तक पहुँच गए थे हम, केमिकल थ्योरी तक। केमिकल थ्योरी और बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें ऑपरेन और हेल्डेन ने बोला था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ही आगे इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सेम चीज वही है, बस थोड़ा सा इधर उधर चीजें कर दी गई हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑपरेन ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फैट्स। तो अपन को यहाँ सबसे पहले एक्सक्लूड कर लेते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड होना है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता अपने पास। फिर देखेंगे मिलर वाला एक्सपेरिमेंट। मिलर वाला पूरा एक्सपेरिमेंट ही पढ़ लेते हैं हम, देखो ध्यान से। ठीक है, इसका आंसर मैं गैसेस अपनी CH3 NH3 वाटर वेपर्स और 800 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या किया था, हॉट किया था इसको। अब देखो ध्यान से, डायग्राम देखना ध्यान से। डायग्राम में दिखाया गया है पूरा इलेक्ट्रिक आर्क का एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने H2O CH4 और ये अपनी ये गैसेस ली थी उन्होंने। वो गैसेस कौन कौन सी थी, H2O CH4 NH3 और H2। देन उसमें क्या किया गया था, इलेक्ट्रिक स्पार्क किया गया था, कंडेंसर था उसमें, और इसके थ्रू कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड निकले थे। अमाइनो एसिड्स कौन कौन से निकले थे बताओ बेटा, कमेंट में पोस्ट करो। याद है, ग्लाइसिन निकला था कुछ, स्वाभाविक सी बात है कुछ फॉस्फोलिपिड्स निकले थे। आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखते हैं करेक्ट ऑप्शन अपने को चाटना है। सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन इज द पास्ट नोन एज बिग बैंग थ्योरी। तो जब इवोल्यूशन की थ्योरी आती है, शुरू में बताया जाता है कि जब कुछ भी नहीं था तो कुछ था। वो कुछ क्या हुआ था कि एक यूनिवर्स में बड़ा सा एक सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे क्लाउड्स बन गए थे। वही क्लाउड्स आगे चल के क्या बने, बहुत सारी कंडेंस गैसेस में परिवर्तित हुए। टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होने के बाद क्या हुआ, कुछ वाटर वेपर्स बने। देन उसके बाद सारी चीजें परिवर्तित हुई। तो अपन देखते हैं आगे चल के कि इसमें क्या क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला, क्या आपने को पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है? यस, एक्सप्लोजन तो हुआ था। फिर दूसरा, यूनिवर्सल एक्सपांडेड है, हेंस टेम्परेचर केम डाउन। टेम्परेचर केम डाउन हुआ तो तभी तो वाटर वेपर्स नीचे गिरे थे, वाटर बना था। फिर अर्थ आर सपोज टू हैव फॉर्म 20 बिलियन ईयर्स अगो। अब है बिलियन नहीं है बेटा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है ना बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। मार्सुपियल्स इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल द ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट दिस रिप्रेजेंट। इसको मैंने एक शॉर्ट ट्रैक तुमको बताई थी क्लास में बताया था, इसको नोट भी कर लेना, HDAC। तो यदि होमोलॉजी होगी तो इवोल्यूशन कैसा होगा, कैसा होगा बोलो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और ए फॉर यदि एनालॉजी हुई तो इवोल्यूशन कौन सा होगा, कन्वर्जेंट टाइप का। अब ये जो मार्सुपियल्स हैं और एंसेस्ट्रल स्टॉक, ये किसके एग्जाम्पल है ना, ये अपने को याद करना है, पता होना चाहिए। तो देखो ये जो एग्जाम्पल है अडाप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये अडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है
क्या होता है बेटा, जब एक भूभाग के जीव जंतु दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ के हिसाब से उनमें करेक्टर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। आगे देखो, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, वापस से अपन छाटते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इन 1920 proportion ऑफ डार्क एंड व्हाइट माउथ वाज सेम, ठीक है। वहां तक शुरुआत में देखो, ये पूरा एक्सपीरियंस समझो, ध्यान से समझो कि हुआ क्या था एक्चुअली। ये पूरा एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस में आता है, नेचुरल सिलेक्शन में आता है। हुआ क्या था, शुरुआत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, दोनों मौत जिंदा थे, ठीक है, दोनों स्लब जो होते हैं वो जिंदा थे। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन उस पर पेड़ों पे आई, देन उसके बाद क्या हुआ, डार्क हो गया, तो व्हाइट वाले ज्यादा दिखने लग गए, डार्क वाले बच गए। ये सारी चीजें अपने वहां पे देखी थी। अब अल्टीमेटली हुआ ये कि वो ब्लैक वाले जो थे वो व्हाइट वाले थे, उनमें से व्हाइट वाले दिखने लग गए, तो वो आराम से निपट गए, उनकी जनसंख्या में गिरावट आ गई। तो यहाँ देखो ऑप्शन कि क्या क्या सही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए ऑप्शन कैसा लग रहा है अपने को, ये ऑप्शन पे आते हैं। ये ऑप्शन कह रहा है कि ये डार्क और लेफ्ट वाले में कौन कौन से बच गए थे, डार्क और व्हाइट वाले में से। तो देखो ये तो ऑप्शन अपना है ही नहीं सही। फिर आते हैं इसमें, प्रेडेटर विल स्पॉट मॉथ अगेंस्ट द कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड, व्हाइट वाले व्हाइट में ब्लैक आराम से दिख जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला भी नहीं हो पाएगा, देन इसके बाद ये वाला आंसर, तो आंसर हो जाएगा इसका बेटा डी। फिर देखो ध्यान से, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड pesticide has only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale। अब मुझे ये समझाओ ध्यान से कि ये जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, कौन यूज़ करता है, हम लोग यूज़ करते हैं। अब वो पेस्टिसाइड के कारण क्या होता है, जो पेस्ट मर जाते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट होता क्या है, कई कई वेराइटीज़ ऐसी आती हैं जो इवॉल्व हो जाती है, रेजिस्टेंट आ जाता है उसके अंदर। वो रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, एक नया चेंज, नया करेक्टर डेवलप हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, उसको बोलते हैं हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, क्या क्या आएगा, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ए डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल स्टार्टिंग, बी हो जाएगा अपना जियोग्राफिकल, देन सी हो जाएगा अपना स्टार्टिंग, देन अडाप्टिव रेडिएशन। अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझते हैं इसको कि क्या होता है। मान के चलो एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से बहुत सारी स्पीसीज कहीं पर जा रही हैं, तो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब सेम है, पर ये अलग अलग जगह क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, तो इनमें करेक्टर भी कैसे आ गए, अलग अलग करेक्टर आ गए। फिर कई स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कई जगह से बाहर से आके यहाँ रहने लग गए, तो मतलब वो थे अलग अलग करेक्टर्स के, लेकिन एक जगह आके रहने लग गए। तो यहाँ तुम देख पा रहे हो ना क्या कि होमोलॉजी एनालॉजी में क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या अडाप्टेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, समझ आ रहा है। तो ये चीज इसमें देखने को मिलती है अपने को कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेम जियोग्राफिकल स्केल में अडाप्टिव रेडिएशन इसमें फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग अ रिवर वॉयज डार्विन यूज अ शिप कॉल्ड HMS बीगल। HMS बीगल कहाँ लेके गया था, रिवर पे थोड़ी लेके गया था, समुद्र घूमते घूमते फिर आता, आर्कटिक सी ले गया था, साउथ अफ्रीका ले गया था, ये अपना दूसरे कंटिनेंटल जो ड्रिफ्ट हुई थी उसके साथ साथ जो और भी एलिमेंटल चीजें हुई थी उनके साथ साथ ढूंढने के लिए निकला था। मतलब डार्विन निकला था कुछ ढूंढने, पर वो रिवर में नहीं निकला था। तो यहाँ आप पहले स्टेटमेंट में देखोगे HMS बीगल सही है, पर ये रिवर वाला आंसर ये गलत हो जाता है। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू द डार्विन रिजल्ट अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो डार्विन ये कहता है यदि आपको डेवलपमेंट चाहिए, यदि आपको इवोल्यूशन चाहिए, तो जो नेसेसरी चीज, प्राइमरी एलिमेंटल यूनिट जो चीज होती है वो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर देखो, चूज द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट 138 क्वेश्चन में 138 क्वेश्चन कह रहा है, तो ऑल द एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ लाइफ सिमिलरिटीज
एंड शेयर कॉमन इंसेस्टर्स। दोनों एग्जिस्टिंग फीस में कॉमन इंसेस्टर फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाएगी, क्या कॉमन इंसेस्ट्री फॉलो होती है? तो क्या होता है कि कुछ एविडेंसेस अपने को एंसेस्ट्री से भी मिलते हैं। फिर बी, जियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये भी अपने को सही ऑप्शन है। कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज वेरी कोल्ड, नॉट थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ ईयर्स, वाज अर्लियर ए बिलियंस ऑफ ईयर। पर ये देखो ध्यान से, कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट कि अर्थ पहले पहले क्या थी, बहुत ठंडी थी, धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें टेम्परेचर चेंजेस हुआ, साथ साथ और कुछ भी चेंजेस अपने को देखने को मिले। आंसर हो जाएगा इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन started when the form of life differences in between capability of originating the earth। तो यहाँ पे इवोल्यूशन किस फॉर्म में हुआ है, सेलुलर फॉर्म में हुआ, जो कि बाद में उसके अंदर क्या डेवलप हुआ, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आंसर हो जाएगा ए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले करेक्ट देखो, फिटनेस इज बेस्ड होती है करेक्ट विच आर इनहेरिटेड। फिटनेस इनहेरिटेड होती है, फिटनेस इनहेरिटेड होती है क्या, देखो ध्यान से, फिटनेस इनहेरिटेड नहीं होती यदि जो करेक्टर आप में डेवलप हुए, यदि आपने बॉडी बिल्डिंग बना ली, क्या आपके बच्चे में आ जाएगी क्या एकदम से, नहीं ना, वो करेक्टर तो सोमेटिक करेक्टर्स है। देन ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू कंसेप्ट ऑफ द डार्विनियन थ्योरी, ठीक है। टू कंसेप्ट ऑफ द डार्विनियन थ्योरी के दो कंसेप्ट हैं क्या अपने पास, यस, ये सही ऑप्शन। इसेंस ऑफ द डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। इसेंस क्या है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, पर नेचुरल सिलेक्शन अकेला तो है नहीं, दोनों चीजें, ब्रांचिंग डिसेंट भी है, नेचुरल सिलेक्शन भी है। देन नो वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, नो वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि जब अपने डार्विनियन थ्योरी पढ़ी थी तो 2 वर्ड में इसका आंसर अपन ने दे दिया था कि ये ब्रांचिंग डिसेंट होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है कि जो एंसेस्ट्री में करेक्टर्स थे वो जो डेवलप हुए हैं वो आगे चल के और प्रोजेनी में भी आएंगे। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, स्वाभाविक से बात है, पहले जनसंख्या ज़्यादा थी, फिर उसमें क्या हुआ, कॉम्पिटिशन जनरेट हुआ, इंट्रैक्शंस बढ़े, देन क्या हुआ, बहुत सारी क्लाइमेटिक चेंजेस आए, उनकी जनसंख्या खत्म हो गई, फिर उसमें जो बड़े बड़े और जो मेन करेक्टर्स वाले वैल्यू वाले लोग थे वही जिंदा रहे, बाकी कैसे हो गए, खत्म हो गए। तो जो मेन करेक्टर वैल्यू जो इस तरफ आई है वो क्या हो जाता है, अपना नेचुरल सिलेक्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका, आगे देखेंगे। स्टेटमेंट 1, लुइस पास्चर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। देखते हैं ये इसका स्टेटमेंट 2, ओपिनियन ऑफ इंग्लैंड एंड हेल्डेन ऑफ द रशिया प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब देखो, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ये बोलता है, पर यहाँ क्या होना चाहिए, अभी फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखा हमने ऑर्गेनिक चीज़ों से इवॉल्व हुई है, जबकि ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ तो दूसरे वाले साइंटिस्ट ने देखी, ओपनर और हेल्डेन ने तो क्या दिया था, ऑर्गेनिक वाला स्टेटमेंट दिया था। आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द कुड ऑरिजिनेट ऑफ 3 बिलियन सेल्स को, सारा ध्यान यहाँ लगाओ। ये जितने भी ईयर वाले स्टेटमेंट हैं बेटा, मैंने क्लास में तुमको प्रॉपर लिखाया है, ये सारी चीज़ें ईयर वाइज। यूनिवर्स कब आया था, 20 बिलियन ईयर से अगो, अर्थ आई थी 4.5 बिलियन ईयर से अगो, लाइफ ओरिजिनेट हुई थी 4 बिलियन ईयर अगो, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म कब आया था, 3 बिलियन ईयर अगो, सेलुलर लाइफ फॉर्म कब आया था, 2 बिलियन ईयर अगो। यदि आपको ये छोटा सा बुक मार्क बच्चा ये याद कर लोगे आप, तो आगे वाले आने वाले क्वेश्चन अपने को सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सी। Stabilization through natural selection occur when the more individual acquire value other than mean character value, ठीक है। अब देखो ध्यान से, स्टेबलाइजेशन थ्रू ये अपने को समझ में आता है, इन द डिस्टर्बेड एंड मोर एक्वायर्ड पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू विद दी बोथ है। अब देखो ध्यान से सारी चीजें, तीनों ग्राफ अपन समझेंगे यहाँ पे। पहले देखो, पहला ग्राफ क्या ले जाता है कि एक पीक वैल्यू आएगी और जो मेन करेक्टर जो है इस पॉइंट पे फॉलो करता है, और ज़्यादातर ये डेटा कैसा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है। दूसरा डेटा किस तरफ आता है,
एक डायरेक्शन हो जाता है, एक पीक पकड़ के एक डायरेक्शनल सिलेक्शन आता है। तो मीन जो है यहाँ पर कैसा होता रहता है, चेंज होता रहता है, पर इन्वायरमेंटल कंडीशन भी साथ साथ चेंज होती रहती हैं। तो ये एक डायरेक्शनल हो गया, ठीक है, ये स्टेबलाइजिंग हो गया। थर्ड हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रप्टिव में मेन कैरेक्टर वैल्यू कहाँ मिलेगी अपने को, पेरीफेरी साइड पे, ठीक है, ये वैल्यू अलग होती है। इसका एग्जाम्पल अपने को पता है, इसका एग्जाम्पल भी पता है, तो ये दोनों में अपन डिफरेंस कर पा रहे हैं क्या, कि पीक वैल्यू कहाँ पे किस में आती है अपने पास, स्टेबलाइजेशन पार्ट में, ठीक है। तो ये इसका अपन आंसर देखते हैं, आंसर हो जाएगा इसका सी। फर्स्ट होमिनिड वाज होमो इरेक्टस, इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 650 से 800, प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, मीट नहीं खाता था बंदा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब लास्ट में जब अपना चैप्टर खत्म हो गया था इवोल्यूशन, याद है तुमको, मैंने बोला था कि सारे जो वैल्यू जो होती है क्रेनियल कैपेसिटी की, उनको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में इसको बना लेना, ताकि तुमको हमेशा याद रहे, है ना। तो इसका आंसर देखो, वो द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अब इसको थोड़ा सा तुम समझने की कोशिश करो, ये हम पूरा रिवाइज करते हैं अपार्ट फ्रॉम टेस्ट, ठीक है। 15 मिलियन शेयर्स है वो, डायपिथिकस है, रामापिथिकस आया था, ये नीट 2016 की क्वेश्चन है। डायपिथिकस कैसा दिखता था, एप लाइक, रामापिथिकस कैसा दिखता था, मैन लाइक। देन क्या हुआ, 3 to 4 मिलियन शेयर ये को कौन आया, मेल मैन लाइक प्राइमेट्स आए, ठीक है, यहाँ मैं हो जाता हूँ। देन इथोपिया और तंजानिया में ये घूम रहा था। फिर क्या हुआ, 2 मिलियन शेयर वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, जो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में घूम रहा था, फ्रूट्स खाता था। फिर फोर्थ में होमो हेबिलिस आया, जो कि ह्यूमन लाइक दिखता था। यहाँ किसका पूछा था, होमिनिड का पूछा था, जिसकी कैपेसिटी कितनी लिखी थी अपने को पास, ये लिखी थी 1.5 मिलियन को होमो इरेक्टस आया। देन इसके बाद सो एंड सो, ये अपने ने यहाँ पे देखा, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये फर्स्ट होमिनिड वाला कब आया था अपने पास, ये वाला। तो यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा एक्सक्लूड करते हैं इसको, होमिनिड कब आ गया था अपने, 650 to 800 इसी ना आ गया था, जो कि क्या खाता था, डिड नॉट ईट मीट। तो इसके आंसर में अपन थोड़ा सा करेक्शन लेंगे, ये वाला पार्ट तो अपने को लग रहा है सही, ठीक है, इस अपने को लग रहा है सही, प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट, जो कि अपने पास ये यहाँ से मैच करता है। द नियंडरथल मैन विद द ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी, नियंडरथल मैन को उनका था जिसकी 1400 सीसी की ये कैपेसिटी थी, ठीक है। तो ये आंसर अपने को स्टेटमेंट फर्स्ट होना सही हो जाएगा। देखो 145 में देखो, 145 में कहता है द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन द फ्यूचर आल्सो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, क्रिएटेड एज सच। जो डाइवर्सिटी आज आप देखते हो वो स्पेशल क्रिएशन से बनी थी क्या, हाँ, स्पेशल क्रिएशन थोड़ी भगवान ने नहीं बनाया, ऐसा अपन ने ऐसा मानते हैं, ठीक है, वो कंटेक्स्ट कुछ अलग हो जाता है। तो आंसर देखते हैं इसका डी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वुड हैव कम फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्टेटमेंट सही है, किसने दिया है बताओ, और किसने दिया है बताओ, केमिकल एवोल्यूशन, अभी देखा अपन ने ऑपरेशनल ने। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अकर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट बाय द केमिकल एवोल्यूशन, इनऑर्गेनिक नहीं था, ऑर्गेनिक था, तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इज करेक्ट है, पर दोनों को आपस में ये एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। आगे देखो, देयर हैव बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन फ्रॉम लाइफ अकर्स ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स, ठीक है, existing living forms share similarities varying degree do not only among themselves but also life form existing billions years ago। दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे अपन। देखो असर्शन यहाँ पे प्रॉपर सही है, क्योंकि जीवन का पहला विकास कैसा होता, कोष की उत्पत्ति के बाद ही हुआ था, जबकि अभी मौजूदा चीज़ हम जो देख रहे हैं वो लाखों लाखों साल पहले जो है बन चुकी थी, और जो बन चुकी थी स्वाभाविक सी बात है वो एक मीन कैरेक्टर वैल्यू के साथ एक अच्छे गुण थे, अच्छे ट्रेड थे, जो कि आज भी फॉलो करे जाते हैं, वो आज भी उन सब में हैं। assertion those who are better fit in an environment live more progeny than others, मतलब जो पर्यावरण में बेहतर योग्य होते हैं वो दूसरे की तुलना में अधिक अधिक क्या करते हैं, संतान पैदा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अब डार्विन की थ्योरी कहती है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज दी ओनली गोल,
फिर अधिक प्रजनन करने वाले जीव अधिक जीवित रहेंगे और इसलिए प्रकृति द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, प्रकृति द्वारा चुने जाएंगे। तो आंसर देखो इसका ये हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को कर रहा है क्योंकि दोनों में नेचुरल सिलेक्शन वाला पॉइंट कैसा हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन वाला पॉइंट कैसा हो रहा है, फिट हो रहा है। 4 limbs of whale, bats, cheetah, humans share similarity in the patterns of bones. 4 limbs develop along with the needs. आप बस याद कर लो वापस से होमोलॉजी एनालॉजी, है ना। कमेंट में फटाफट होमोलॉजी एनालॉजी के एग्जांपल लिख के दिखाओ। देखो ध्यान से, ये किसको फॉलो करता है। असर्शन इज करेक्ट है। ये क्या क्या हुआ था इसमें, ये 4 लिम्ब है चीता के 4 लिम्ब किस काम में आते हैं, ठीक है, बैट्स के 4 लिम्स किस काम में आते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे है सबके काम अलग अलग हैं पर ओरिजिन कैसा हुआ उनका, सेम हुआ है। अब देखो ये बंदा कौन है, क्यूट सा, ये सब निकले यहाँ से। क्रोकोडाइल को अलग काम करता है इससे, वर्ड को अलग काम करते हैं इससे, क्रिटेशियस को अलग काम करता है इससे, ह्यूमन चलने वाला काम करता है, हॉर्स चलने वाला काम करता है लेकिन राइडिंग का पार्ट ज़्यादा हो जाता है उसके साथ, बैट के पार्ट कुछ अलग है। तो यहाँ देख रहे हो आप, कॉमन ओरिजिन है पर डिफरेंट क्या हो गए इसके, डिफरेंट क्या हो गए इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, इवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्ट प्रोसेस इन द साइंस ऑफ डिटर्मिनेशन, इट इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक का प्रोसेस का मतलब ये होता है कि विकास निर्धारण के अर्थ में एक सीधी प्रक्रिया नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन एक सालों साल पुरानी, सालों साल से लगातार विकसित हो रही एक सभ्यता के साथ विकसित हो रही एक प्रक्रिया है जो कि एक इतना सरल हो नहीं सकती। यह प्रकृति में सहयोग की गई घटनाओं एवं जीवन में संयोग उत्परिवर्तन के आधार पर की जाती है। तो उत्परिवर्तन, यहाँ आ गया एक नया वर्ड। उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन का मतलब है कुछ सडन चेंज जब देखने को मिलता है तब हम इसको उत्परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कभी कभी एलील आवृत्ति में परिवर्तन जनसंख्या नए नमूनों में भिन्न होता है, वे अलग प्रजाति बन जाते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है जब चेंज होगा तो स्वाभाविक सी बात है करेक्टर अलग बदलेगा, करेक्टर बदलेगा तो कुछ नया चेंज मिलेगा। कारण जब जनसंख्या में एक वर्ग दूसरे वर्ग का प्रवास संयुक्त से होता है इसे आनुवांशिक भाव कहा जाता है, मीन्स उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अब देखो, जब एक जनसंख्या में एक लगातार बदलाव होते हैं और वो बदलाव यदि अच्छे होते हैं और एक प्रॉपर मास पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो असर्शन इज करेक्ट है पर रीजन जो है इतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात हो रही है वहाँ प्रॉपर म्यूटेशन की बात हो रही है, जबकि जेनेटिक थ्योरी इस म्यूटेशन की थ्योरी को कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करती है। 167 में आओ, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस। अभी देखा था हमने ड्रायोपिथेकस कैसा दिखता था, किसका कैसा दिखता था, एप लाइक या मैन लाइक, आंसर बोलो। ड्रायोपिथेकस कैसा दिखता था, एप लाइक मैन लाइक, कि रामापिथेकस कैसा दिखता था, ह्यूमन लाइक या मैन लाइक। ड्रायोपिथेकस वाज मोर मैन लाइक। ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन सही था अपना। ट्रू और फॉल्स छाटना है अपने को, सिंपल सा है। फर्स्ट देखो फॉल्स है, लाइफ ऑन अर्थ अभी 3 मिलियन ईयर अगो, अभी हमने देखा था कुछ स्लाइड पहले, सारा जब हमने बनाया था, फटाफट उसको फटाफट से समरी करके आंसर बोलो। देन सेकंड में टी, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है और फोर्थ भी ट्रू है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड सॉल्टेशन। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सॉल्टेशन क्या होता है, जब एक म्यूटेशन पार्ट, स्वाभाविक सी बात है, लार्ज चेंज लेके आता है, एक लार्ज चेंज लेके आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्टेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ आ गए अपने फेवरेट ग्राफ। इन ग्राफ को भी समझते हैं पहले, देन इसका आंसर देखेंगे। तीनों देखो, नंबर, ये अपना मेन ग्राफ है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पर एक अपने वाई एक्सेस पे है, ये अपने एक्स एक्सेस पे है। यहाँ जो मीन जो बीच वाली लाइन दिख रही है, फिनोटाइप फेवर्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ये अपनी क्या है, अपनी एक मीन वैल्यू है। मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड किस में, जहाँ पर एक डायरेक्शन शिफ्ट होता है। ठीक है बेटा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं।
मीडियम साइज जो शिफ्ट होता है वो कहाँ पे होता है, जब एक डायरेक्शन पकड़ लेता है। जब मीन वैल्यू के साथ साथ जो करेक्टर आता जाता है वो हमेशा पीक पे दिखता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने को इस पॉइंट पे देखने को मिलते हैं। जब ये मेन करेक्टर की वैल्यू जो नेचुरली सेलेक्ट होके आई है और जब ये पेरीफेरी पे आ जाती है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, अलग अलग पार्ट। तो मुझे बताओगे ए वाला ग्राफ कौन सा है, कमेंट में फटाक से बोलो। ए वाला कौन सा है, डायरेक्शनल या स्टेबलाइजेशन? दूसरा वाला कौन सा है, डायरेक्शनल या स्टेबलाइजेशन? तीसरा कौन सा है, डायरेक्शनल स्टेबलाइजेशन और या डिस्ट्रप्टिव? तो ये अपने पास डायरेक्शनल है, ये सॉरी स्टेबलाइजेशन है, डायरेक्शनल है, वो ये अपने पास डिस्ट्रप्टिव है। अब इसका आंसर अटेम्प्ट करो कौन सा होगा। तो हमको क्या पहचानना था, पीक पहचानना था। यदि पीक शिफ्ट हो रहा है तो डायरेक्शनल, यदि पीक स्टेबल है तो स्टेबलाइजिंग। तो इसका पीक कैसा हो रहा है, लगातार लगातार शिफ्ट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल। तो ये तीनों टाइप किसके हैं, नेचुरल सिलेक्शन के। करेक्ट स्टेटमेंट बोलो, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर देखेंगे इसका, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर। सिंपल सा पार्ट है। ब्रेन की कैपेसिटी ऑफ होमो एबिलिस, फटाफट आंसर बोलो, बिल्कुल इसमें समझने का काम नहीं है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। कमेंट बोलो, आंसर हो जाएगा इसका 600 to 800 cc। देन आते हैं अपने करेक्ट ऑर्डर पर। याद आ रहा है एनसीईआरटी में दो ग्राफ हैं, एक प्लांट वाला ग्राफ है, प्लांट वाला ग्राफ के साथ साथ एक एनिमल वाला ग्राफ है, दोनों के इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। दिखाऊं क्या तुमको, देखो ध्यान से। पेलेजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक आंसर है। अब इसको अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसा करके देखो, समझ में आएगा। ये पेलियोजोइक लिखा है, मेसोजोइक लिखा है, सीनोजोइक लिखा है। 73 क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, कि यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से इवोल्यूट हुए। तो पहला जो एरा था वो था पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। यहाँ क्लोरोफाइट के एंसेस्टर कहाँ तक जाते हैं, देखना ध्यान से, और मेरे इसकी पेन को फॉलो करना। ये क्लोरोफाइट के एंसेस्टर कहाँ तक जाते हैं, ब्रायोफाइट तक, ठीक है। फिर ट्रेकियोफाइट के जेस्टेरोफाइलम से होते हुए कहाँ तक जाते हैं, लाइकोपोड तक। फिर ये सीलोफाइट जो है, इन सबका कैसा है, एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। तो यहाँ ये पूछा गया है कि इनके एरा का क्या बनाओ, आप एक करेक्ट सीक्वेंस बनाओ। तो पेलियोजोइक फर्स्ट, मेसोजोइक सेकंड, सीनोजोइक के साथ थर्ड। तो आंसर स्पष्ट है। अब देखते हैं वापस से अपन ने सेम एक्सपेरिमेंट। अब क्या पूछ लिया, सिर्फ गैसेस पूछ ली, गैसेस के साथ साथ टेम्परेचर पूछ लिया, ये तो अपने को बचपन से याद है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। डार्विन फिंचेस क्या बताती है, अडैप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट, या तीनों? आंसर हो जाएगा सी। अब देखो डार्विन फिंचेस क्या होती हैं, देखो ध्यान से। इसकी चोंच बदलती गई, उसके हिसाब से काम बदलते गए। ट्री फिंचेस अलग हो गई, बॉलविंग ब्रेक्स अलग हो गए, सी ईटर्स अलग हो गए, ग्रास्पिंग ब्रेक्स अलग हो गए, पैरेट बीक अलग हो गई, फ्रूट खाने वाली अलग हो गई। तो चिड़िया एक थी, जगह अलग अलग हो गई, मीन्स वो क्या हो गया उसके साथ। देखो ध्यान से, ये पॉइंट ऑफ इनका ओरिजिन था, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कहाँ कहाँ चली गई, अलग अलग जगह चली गई, अलग अलग जगह चली गई, तो क्या हो गया, अलग अलग करेक्टर्स आ गए। और जब चीजें एक सिंगल ओरिजिन से अलग अलग विस्तृत हो रही है, तो इस पार्ट को हम क्या सा इवोल्यूशन बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आंसर हो जाएगा इसका, स्पष्ट है, डी। अब देखो, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। विंग्स ऑफ बैट बटरफ्लाई आर होमोलोगस, बताओ ये होमोलोगस है या एनालोगस है? कमेंट में आंसर करो फटाफट, होमोलोगस के एग्जांपल और एनालोगस के एग्जांपल। थ्रॉन्स ऑफ बोगनविलिया और ट्रेंडनेस ऑफ कोरोबेरा होमोलोजी, सही है। डार्विन फिंचर एग्जांपल ऑफ द अडैप्टिव रेडिएशन, सही है। लाइकेंस कैन बी यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल पॉलिनेशन इंडिकेटर्स, सही है। तो ऊपर वाला एनालोगस होगा। पाउच मैनिपल ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव ड्यू टू, पाउच मैनिपल के सब क्यों सर्वाइव कर गए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था कि एक, यदि तुम देखोगे बड़ा सा
कंटिनेंट ही पूरी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था, नहीं तो वहाँ क्या आया था, बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था, बड़ा सा चेंज आया था, सडन चेंज आया था, इसके कारण बच गए थे। फिर देखो आइज ऑफ ऑक्टोपस, आइज ऑफ मैमल्स हो। यदि बेटा आप होमोलॉजी एनालॉजी नहीं याद करोगे, मैं वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे गलत होने वाले हैं, ठीक है। तो वापस से रिकॉल करके देखो ये किसके एग्जांपल हैं, कन्वर्जन रिवॉल्यूशन है। सिंपल से अपने वापस से रूल लगाएंगे भाई, कौन सा, एच डी ए सी। एच का मतलब होमोलॉजी, डी का मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ए का मतलब एनालॉजी, सी का मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अच्छा एक क्वेश्चन देखना तुम ध्यान से, एक इवॉल्व डाइवर्जेंट फिंचेस, एक अडाप्टिव रेडिएशन, उसके पैरेलली दो अडाप्टिव रेडिएशन, जब ये आपस में चल रही होती है तो इसमें कौन सा इवोल्यूशन होगा, बताओ, कमेंट करो। जब दो अडाप्टिव रेडिएशन एक साथ ग्रो कर रही होती है तो कौन सा इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल, आंसर बोलो। तो आंसर होगा इसका पैरेलल इवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, डीडीटी, सिंपल सा है, एग्जांपल यहाँ आपने याद किया हुआ है, डायरेक्शनल सिलेक्शन आता है इसमें, क्वालिटेटिव डेटा है। ये भी एक्सप्रेस आप लगा सकते हो यदि तुमने क्रिटिकल कैपेसिटी याद की होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फिलिपर्स और पेंगुइन डॉल्फिन, सो ए एंड डी एनालॉजी, ए सी, ए आ गया, सी आ गया, डाइवर्जेंट सॉरी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। गैलापागोस आइलैंड पे गया था, फिर उसने क्या क्या देखा था, सीड ईटिंग भी देखी थी, वेजिटेरियन देखी थी। वेजिटेरियन सीड्स कब से, पक्षी वेजिटेरियन खाते हैं कि सीड खाते हैं, तो आंसर हो गया सी, ईटिंग। द फर्स्ट इवॉल्व प्रोकैरियोट्स वर इवोल्यूशनरी। अब ये इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, समझो ध्यान से। तो जब कुछ नहीं था तो क्या हुआ था, ये अब हम मान के चलते हैं यूनिवर्स था। यूनिवर्स में क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन, ठीक है। देन क्या हुआ, उसके बाद क्लाउड्स बने, क्लाउड्स के बाद टेम्परेचर बहुत हाई था, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वातावरण बदला, रेडियोजिंग से कैसा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग। ये रेडियोजिंग से ऑक्सीडाइजिंग होने के बीच में प्रक्रियाएं हुई, वातावरण चेंज हुआ, टेम्परेचर बदला, टेम्परेचर बदलने के कारण जो गैसेस के क्लाउड थे उनसे वाटर वेपर्स बने, और वाटर वेपर्स टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्या हो गए, क्या बन गए, अपने पास ओशन बन गए। ओशन बनने के कारण क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हम जो बोलते हैं कहाँ डेवलप हुई, ओशन में डेवलप हुई। देन ओशन में क्या हुआ, ओशन में सबसे पहले कौन आए, कीमो हिटर ऑटोट्रॉप, फिर इसके बाद कीमो हेटेरोट्रॉप, देन इसके बाद स्वाभाविक सी बात है क्लोरो ऑटोट्रॉप के बाद क्लोरोफाइट के बाद कौन आया, धीरे धीरे जो अपन ने प्लांट वाले ग्राफ में देखा था वो सारी चीजें, समझ आ रहा है। तो यहाँ आंसर अपने को स्पष्ट है कि आया कौन, कीमो हेटेरोट्रॉप और एनारॉप्स। थ्योरी पूछी गई है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलती है कि स्पेशल क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो इवोल्यूशन जो हुआ है किसी स्पेशल एंटिटी ने दिया है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या बोलती है कि न्यू लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड बाय द डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मीन्स सड़े गले चीज़ों से हुई है। कॉस्मिक पेरिस्पर्मिया थ्योरी बोलती है कि जो लाइफ जो आई है कई बाहर से ट्रांसफर होके आई है, कुछ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल से हुए थे, स्पोर्स वो यहाँ पे टपके थे। ओपन एंड हेल्डेड थ्योरी कहती है कि लाइफ जो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के थ्रू आई है, केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू आई है। तो आंसर इसमें इनकरेक्ट छाड़ना था, तो तीन अपने सही है, बी इसका गलत हो जाएगा। इसको तुम पहचान सकते हो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेमर और स्पोटस कस्कस। प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन डिफरेंट स्पीसीज गिवन जियोग्राफिकल एरिया
फ्रॉम पॉइंट टू लिटरली रेडिएटिंग। स्पष्ट है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन वापस सेम कंसेप्ट के 3-4 क्वेश्चन है, डाइवर्स हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन के नहीं बोलते हैं? आंसर बोलो। आंसर हो जाएगा एडाप्टिव रेडिएशन। इन ह्यूमन इवोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज इज एग्जांपल ऑफ कौन सा? पैरेलल इवोल्यूशन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इंडस्ट्रियल मैनुअलिज्म? इंडस्ट्रियल मैनुअलिज्म कौन सा ग्राफ आता है? कौन सा? डायरेक्शनल या स्टेबलाइजेशन? पीक वैल्यू कहाँ? बीच वाली पीक वैल्यू किसमें मिलती है? डायरेक्शनल में या स्टेबलाइजिंग में? पीक वैल्यू किस में चेंज होती है? तीनों आंसर है, क्या हो जाएगा अपना? अभी हम देखे थे डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन वेयर द अदर टू एक्टिविटीज आर सिलेक्टेड। Which of the given statement is correct with the respond to process of evolution? Process of evolution कैसी होती है? सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। ह्यूगो डे व्रिज बोलता है इट इज अ सडन अब्रप्ट रैंडम नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस, जो कि क्या होती है? म्यूटेशन। अब वो म्यूटेशन क्या है? हर एक म्यूटेशन अच्छे होते हैं क्या? हर एक म्यूटेशन अच्छे नहीं होते, तो स्वाभाविक सी बात है ये थ्योरी कैसे रिजेक्ट हो गई थी। और जैसे बोलते हैं दाग अच्छे, दाग अच्छे होते क्या? दाग अच्छे नहीं होते ना, दाग सारे अच्छे थोड़े होते हैं। चरित्र का धब्बा दाग अच्छा थोड़ी लेके आता है। तो ह्यूगो डे व्रिज जो होता है कि नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होती है एवोल्यूशन, तो नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं होती है, डायरेक्शनल होती है। ठीक है, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट जेनेटिक इक्विलिब्रियम? तो इफेक्ट करने वाले चार्ट को पहले, इफेक्ट करने वाले कौन से हैं? रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग नहीं इफेक्ट करती है और एवोल्यूशन को करवाती है। देखो ध्यान से आगे आगे ये सारा अपन ने देखा सारा सिस्टम कि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं बहुत हद तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आंसर भी अपने को डेवलप करके आ गए हैं। अब आते हैं आपके लिए एक मैसेज। मैसेज है स्क्रीन पे तुम देख पा रहे होगे, 2 सर्किल हैं। अब सर्किल को तुम समझोगे ध्यान से, इन दोनों सर्किल को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है। ठीक है, पर्सपेक्टिव दोनों का अलग है। और ये सर्किल क्या दिखा रहे हैं? आप जब इनको देखोगे, आप यदि अच्छी चीज़ों पर फोकस करोगे तो आपको सारी चीज़ें इवोल्यूशन की जैसी बढ़ती हुई दिखेंगी। ठीक है, और यदि आप प्रॉब्लम पे देखोगे तो प्रॉब्लम तुमको बढ़ती हुई दिखेगी। तो कोई व्यक्ति सोच रहा है कि सब कितना ग्राउंड एरिया बढ़ गया है, दिक्कत हो रही है, लेकिन सही पर्सपेक्टिव क्या है? नीचे वाले पार्ट में ये लगातार छोटा छोटा क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे फर्स्ट टेस्ट में यदि आपके 250 आए, मान के चलो अगले में 300 आए, गलत नहीं है, अच्छी बात है। 350 आए, 450 आए, आज जाके 550 आए, स्वाभाविक सी बात है आगे चल के तुम 550 से लेके 600 क्रॉस करो, 650 क्रॉस करो। तो ग्रेजुअल बेबी स्टेप यदि रखोगे तो लगातार क्या होगा? तुमको बहुत खुशी होगी कि हम एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने को धीरे धीरे बढ़ते जाना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।